हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हिमराज काबले आज सभी का स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमिस्टिफाइंग बजट 2021। सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो लेट अस बिगिन। तो दोस्तों, ये मेरे फेसबुक का लिंक और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और द लेटेस्ट अपडेट एंड पीडीएफ, सो ज्वाइन इट। तो बजट 2021 और 2022 का जो थीम है इस बारी का वो है आत्मनिर्भर भारत और संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। इसे प्लान किया गया है 6 पिलर्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कई लोगों का, हालांकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में और किसी और अदर एग्जाम में इसे पूछा तो शायद ही जाएगा कि जो बजट स्पीच है वो कितने मिनट का हुआ था। तो इस बार 112 मिनट का बजट का स्पीच हुआ है और साथ ही साथ हेल्थ केयर और वेलबींग के ऊपर यहाँ पे फोकस होगा। जो 6 पिलर्स है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर द एस्पिरेशनल इंडिया, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी, और साथ ही साथ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्टैट्स, तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट स्टैट्स से रिलेटेड वो होना चाहिए एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक्सपेंडिचर जो कि बजट एस्टिमेट था 2020-21 का वो था 30 लाख करोड़ का, और उससे बढ़कर क्या हो चुका है एक्सपेंडिचर 34.50 लाख करोड़। ये तो बढ़ने ही था क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन थी। और आने वाले समय के लिए एक्सपेंडिचर ये एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट के इंटरनल कई सारी चीजें होती है उस पर भी वो खर्चा करती है। और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसकी मैं बात करूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल होते हैं जहाँ से हमें काफी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो पब्लिक एक्सचेकर होता है उसमें कहीं काफी हद तक इजाफा होता है, ये उससे रिलेटेड है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया था 2020-21 के अंदर 4.12 लाख करोड़, और इस बार उसको री एस्टिमेट किया गया है 4.39 लाख करोड़ के ऊपर। और साथ ही साथ आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर एंड तक 5.5 लाख करोड़ तक एस्टिमेट किया गया है। देखते हैं इसमें कितना बदलाव होता है। इसके अलावा फिजिकल डिफिसिट की अगर बात की जाए तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के अंदर इसे कैलकुलेट किया जाता है। फिजिकल डिफिसिट बेसिकली ये वो खर्चा है जो गवर्नमेंट अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा हद तक कोशिश करती है कि कम से कम रहे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन थी, और साथ ही साथ पिछली बार 3.5% तक इसे बढ़ाने के लिए FRBM एक्ट का इस्तेमाल किया गया था, उसके क्लॉजेस का इस्तेमाल किया गया था निर्मला सीतारमण जी द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। इसके अलावा अभी ये 9.5% चल रहा है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, और 6.8 तक ये रिड्यूस हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो देखते हैं किस हद तक रिड्यूस होता है। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, अब इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो एक अच्छा सिग्नल ये है कि इन्फ्लेशन हमारे देश में कम होता नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन्फ्लेशन रेस्पोज पेंडेमिक कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, और साथ ही साथ हम होप कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन रेट और भी ज्यादा गिरे जिससे कि महंगाई कुछ हद तक कम हो। यहाँ पर आप उसके एस्टिमेट्स देख सकते हो। तो बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब GVA, ये बेसिकली पूरे साल में किसी भी कंट्री के अंदर किस हद तक उत्पाद के अंदर बढ़ोतरी हुई उससे रिलेटेड होता है। जैसे GDP को हम पूरी तरीके से जहाँ पर इनकम क्रिएट हो सकती है कंट्री में, चाहे फिर वो कंट्री का कोई भी प्लेयर हो, कंट्री के अंदर एक टैक्स पेयर हो या फिर किसी अदर कंट्री से आया हुआ देश के अंदर टैक्स पेयर हो, उन दोनों को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं GDP के अंदर। लेकिन GVA के अंदर पूरे ओवरऑल कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है GVA के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर काफी अच्छे सिग्नल हमको देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ पेंडेमिक के हटते ही सर्विस सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है, जिसे फॉलो किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा। तो यहाँ से काफी अच्छा साइन हमें देखने को मिला है। तो फ्रॉम वेयर द रुपी कम्स, अब पैसा जो है हमारा जो रुपया है वो आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, आपको टॉप 3 को ध्यान रखना है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको फोकस करना होगा कि हमारा पैसा जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आता कहाँ से। तो इसका पहला सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। एक देश मतलब इंडिया ने समझ लीजिए किसी अदर कंट्री से बोरोइंग की है, तो वो बोरोइंग का जो पैसा है वो यहाँ पे सबसे बड़ा वो शेयर है। उसके बाद में अगर आप नंबर लगाना चाहे तो वो रहता है GST का, तो GST 15% है। और साथ ही साथ ये काफी अच्छी बात है कि अब GST कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स से भी पहले इनकम टैक्स की खास बात यह है कि अब इनकम टैक्स के जो पेयर्स है हमारे देश में पिछले कुछ समय में पोस्ट पेंडेमिक काफी हद तक बढ़े हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ और इसके आगे क्या रिप्रिकॉशंस हमें देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कॉर्पोरेट टैक्स काफी हद तक गवर्नमेंट ने कम किया, लेकिन फिर भी इसका जो शेयर है वो 13% पर अभी बरकरार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि यूनियन एक्साइज 8%, उसके बाद में नॉन डेट कैपिटल
उसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिसिप्ट के बारे में, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और साथ ही साथ अदर कुछ चीजें जैसे कस्टम्स। तो ज्यादा स्पेसिफिक आपको होना चाहिए तो आप 3 से रिलेटेड, और साथ ही साथ फोकस कीजिए किसी पास एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यूज आपको पूछे गए हैं। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब जो रुपया है वो जा कहाँ रहा है, कमा तो लिया लेकिन उसे खर्च कैसे किया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोकस आपको फिर से करना पड़ेगा टॉप 3 के ऊपर ही। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो पहले नंबर पर है वो है इनकम इंटरेस्ट का पेमेंट्स। अब आपने जो बोरोइंग्स ली है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोरोइंग्स लिया अदर कंट्री से, तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसलिए उसका शेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा है 20% के साथ। इसके अलावा जो स्टेट्स के शेयर है, जैसे जीएसटी सबसे आया है, आपको पता होगा कि सेंट्रल उसका कलेक्शन करता है और उसके बाद उसका रीइंबर्समेंट होता है अमाउंट द स्टेट, है ना। इससे रिलेटेड और भी कई सारे पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए थे और कई स्टेट्स को प्रोवाइड किया था एक कैप कि कम इंटरेस्ट रेट पर आप आरबीआई से कर्जा ले सकते हो। तो एक तरीके की कोशिश की गवर्नमेंट ने, वे बैक था उनका, उनकी कोशिश थी कि बहुत से बहुत उनका फिजिकल जो डिफिसिट है उसे कम से कम रखा जा सके। ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था कि 3.5 से 9.5 पे जंप कर गया हमारा फिजिकल डेफिसिट। अगर समझिए गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट नहीं करता कि लो टैक्स रेट पर आप आरबीआई से पैसा उठाओ स्टेट्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का अपना फिजिकल डेफिसिट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा आपको देखने को। तो एक तरीके से ये एक वे थ्रू था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कामयाब रही। इसके बाद में जो स्टैटिस्टिक्स है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इनके परसेंटेज को। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है डिफेंस, है ना। तो डिफेंस यहाँ पे 8% है, और साथ ही साथ पेंशन का भी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी काफी हद तक कंसर्निंग अथॉरिटी है। और इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो बेसिकली आपको डिफेंस और उसके अलावा स्टेट्स का शेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ चीजों को मदद करने की कोशिश ना कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको अगर स्टेट से रिलेटेड आपकी एग्जाम नहीं है, यूनियन से रिलेटेड आपको एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर स्टेटिस्टिकल डेटा को इतना डीप में जाकर नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन चीफ डेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे डिफेंस की स्पेंडिंग। अब टैक्स पेयर्स का इंक्रीज, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको कहा था कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर हुआ क्या है। अब गवर्नमेंट ने प्री पेंडेमिक डायरेक्ट टैक्स का जो भुगतान होता है हमारे देश में, उसके रिलेटेड कहा था, मतलब टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं लोग, विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। और उसके अंदर टाइम के कैप्स दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसी समय तक आप खुद से आगे आकर के भर दो, आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा, है ना। तो उसका फायदा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई सारे टैक्स पेयर्स के अंदर यहाँ पे इजाफा हुआ है। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग की अगर बात की जाए तो 2014 से लेकर 2020 तक आप ट्रिमेंडस इंक्रीज देख सकते हो। यहाँ पर 3.2 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ हमारे टैक्स पेयर हो चुके हैं इंडिया में। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो टैक्स पेयर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टैक्स देते ही होंगे। इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि कई सारे जो टैक्स पेयर है ना, वो लो इनकम ग्रुप के भी होते हैं। समझ लीजिए कोई एक पर्सन है ए, और वो अपना रिटायरमेंट की वजह से उन्होंने काफी सारा पैसा उन्हें एक साथ में प्रोविडेंट फंड के रूप में मिल गया, तो ऐसे के ऊपर तो शायद उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन कुछ हद तक तो उन्हें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अभी समझ लीजिए कोई यही पर्सन है, लेकिन अगर उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो वो कंसर्निंग समझ लीजिए पीएसयू के अंदर, जिस भी पीएसयू में वो काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, वहां पर अगर उन्हें कोई मेडिकल रिलीफ फंड मिलता भी है तो बल्क में अमाउंट होता है, तो उन्हें उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ही होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना जीएसटी इनवॉइस नंबर तो ले लिया है, लेकिन वो रेगुलर टैक्स पेयर नहीं है, कभी कभार उन्हें टैक्स देने को जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसका मैंने डिमिस्टिफाई कर दिया आपके लिए कि किस तरीके से टैक्स रिटर्न के जितने फाइल से बड़े तो है, लेकिन ये हमेशा से एक बहुत बड़ा चीज आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा, यही उसका कारण है। अब जीएसटी कलेक्शन, एक अच्छी खबर गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर यह है कि हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिला, अब इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अब यहाँ पर आप ये बात देख सकते हो कि जीएसटी कलेक्शन इसलिए भी बढ़ा कि आत्मनिर्भर भारत इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से रिगरसली कई सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, तो उन सभी का कहीं ना कहीं फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कई लोगों को भी हुआ है। तो इसीलिए जीएसटी इंसेंटिव्स और जीएसटी का कलेक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब ये कब बनता है बना रहता है, ये तो देखने वाली बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब पेंडेमिक के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे अभियान चलाए, तो एक मिनी बजट के रूप में उन्हें देखा गया 37.5 करोड़ रुपए तक का कई सारे बजट प्लान्स, मिनी बजट्स वहां पर दिखाए गए, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत कई सारे स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए, जो कि जीडीपी के 9%, और अगर गवर्नमेंट प्लस आरबीआई अगर करके आप देखें उन दोनों की इंसेंटिव्स और साथ ही साथ जो पैकेजेस प्रोवाइड किए गए, तो उनको मिला करके आप देखें तो वो 15% अराउंड जीडीपी का होता है। इसके अलावा जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, है ना, जिसके अंतर्गत कई सारे लोगों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू काफी अनाज बांटा गया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी काफी अच्छी बड़ी स्कीम थी, और वो भी कहीं ना कहीं इन मिनी बजट का ही एक हिस्सा है।
हालांकि आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम उसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये काफी बड़ा कदम था जिसकी वजह से देश के लोगों को काफी हद तक एक रिलीफ मिला। यहाँ पर आप ब्रीफ में पॉज करके वीडियो को काफी अच्छे से पढ़ सकते हो कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट रिफॉर्म लाए गए। बोरोइंग लिमिट जैसे कि मैंने इससे पहले बात की थी कि बढ़ा दी गई, PS2 का प्राइवेटाइजेशन हुआ, MSME और इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो कोलेटरल फ्री लोन्स दिए गए। इसके अलावा फंड्स प्रोवाइड किए गए, कई सारे फंड तैयार किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मैंने बात की है। इसके अलावा MSME को सबऑर्डिनेट डेट भी दिए गए, साथ ही साथ टेंडर्स निकाले गए कई सारे, और डेफिनेशन ऑफ MSME हमें यहाँ पर देखने को मिली जिसमें हमें बदलाव देखने को मिला। माइग्रेंट वर्कर्स की अगर बात की जाए तो वन नेशन वन कार्ड, कई सारे वर्कर्स जो अपने घरों से दूर थे, भूखे थे, थके हारे थे, उन्हें अनाज दिया गया कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा और PDS के द्वारा। इसके अलावा अगर एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया डिस्कॉम को। अब इसके अंदर की बात यह है कि अगर ये नहीं किया जाता तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पूरी तरीके से डूब जाती, तो ये भी काफी हद तक जरूरी स्टेप था। इसके अलावा एलिमिनेशन किया गया रेगुलेटरी एसेट्स का। कमर्शियल कोल माइनिंग के ऊपर भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसे बढ़ावा दिया गया, और यूपी गवर्नमेंट ने तो वर्कर के वर्किंग आवर्स तक बढ़ा दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिडक्शन किया गया क्रॉस सब्सिडी में। सोशल सेक्टर की अगर बात करूँ तो नेशनल डिजिटल हेल्थ बजट ब्लूप्रिंट के बारे में मैं इसके आने वाली वीडियोस में काफी अच्छे से इसे डिस्कस करूंगा, तो आप उसका इंतजार कीजिए। एडिशनल एलोकेशन फॉर मनरेगा। अब मनरेगा जो कि सबसे बेस्ट स्कीम है आज तक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में, हालांकि किसी भी गवर्नमेंट ने इसे लाया हो, लेकिन इसके अंदर हमें बजट एलोकेशन को बढ़ाने की आज भी जरूरत है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन की बात PM ने की और उसे करके भी दिखाया। इस तरीके से हमने कई सारी चीजों पर काम किया और कई और चीजों पर हमें काम करना अभी बाकी है। अब इंडिया रिकवरी इन पेंडेमिक, यहाँ पे बात की जाए तो हमें ध्यान रखना होगा कि ड्यूरिंग पेंडेमिक इंडिया का परफॉर्मेंस हमेशा बाकी कंट्रीज के मुकाबले ठीक ठाक ही था। हालांकि हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा होने की वजह से वो दिख नहीं पड़ता था। डबलिंग रेट जो है इंडिया का वो काफी हद तक बढ़ चुका है और 250 के करीब जा चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। डबलिंग रेट मतलब क्या होता है? डबलिंग टाइम मतलब अगर कोविड का कोई एक पेशेंट है तो उस 1 से 2, 2 से 4 और 2 से 4 से 8 मतलब किसी भी नंबर ऑफ पेशेंट को एनी टाइम उसे डबल होने के लिए कितना समय लगता है, ये हो गया डबलिंग रेट। और डबलिंग रेट ज्यादा से ज्यादा हो तो इससे हमें फायदा ही मिलता है। और अब बात की जाए कि अब हमारी जो डेथ रेट थी वो तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, कंपैरेटिव अगर एनालिसिस किया जाए तो बाकी देशों की तुलना में काफी हद तक कम थी, और हमारे पेशेंट का स्तर भी अगर देखा जाए तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल में था। तो इंडिया की वी शेप रिकवरी की अगर बात की जाए, अब वी शेप रिकवरी पहली बात तो हुई क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है हमारी जो GDP है अब वो हमें वी शेप रिकवरी आप यहाँ पर देख सकते हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजन है। उन कई इंपॉर्टेंट रीजन कुछ को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो काफी हद तक रिवैम्प कर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 1991 की जो हमारे अगर आप रिफॉर्म्स को देखो उस समय भी सर्विस सेक्टर सबसे आगे निकला बाकी मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्विस सेक्टर भले ही काफी हद तक लिमिटेड हमें लगता हो रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन सर्विस सेक्टर मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकाल करके दे सकता है, क्योंकि आप घर बैठे भी काम कर सकते थे। इसके अलावा कई सारी टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल, इन्होंने स्पेशल पैकेजेस और सारे स्पेशल प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया कि वर्क फ्रॉम होम के लिए, जिसकी वजह से कई लोग घर पर बैठे बैठे अपने कंपनियों के काम को और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाए, और इसीलिए सर्विस सेक्टर ने रिवैम्प किया काफी ताकत के साथ। आर्मी सेक्टर की बात की जाए तो इट इज गुड टू गो, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये बैक ऑन ट्रैक आ चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें किस हद तक इजाफा देखने को मिलता है आने वाले समय में। तो दोस्तों हम वीडियो के एंड में पहुंच ही चुके हैं। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट सेक्टोरियल जो स्कीम्स है उनसे रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियोस में बात करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे एक्टिविटीज भी यहाँ पर आप देख रहे हैं चल रहे होंगे, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको दिया गया है। इसके अलावा हम की एरियाज पर फोकस करेंगे आने वाली वीडियो में, जैसे डिफेंस। इसके अलावा एनर्जी का जो सेक्टर है वहां पर, एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे एनर्जी के सेक्टर में गैस से रिलेटेड एक स्पेशल इंडिपेंडेंट एजेंसी के फॉर्मेशन की बात हो रही है। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड कई सारी चीजें हमें और भी करनी है। डेवलपमेंट के मामले में कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हमें काफी सारा फोकस करना है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ नए स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कहा जाए तो कई सारे कॉरिडोर जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स का अभी काम होने को आ गया है, और उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक हमें वो सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो देखते हैं कि आने वाले समय हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और नितिन जयराम गडकरी जी जो कि नागपुर से ही बिलोंग करते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के मामले में। तो इसी एक अच्छी गुड नोट के साथ में मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। Like, share and comment to this video. Subscribe HK Classes. Hit the bell icon below. Friends, this is Hemraj Kablia signing off.